नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। मैं विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। लेक्चर हमेशा की तरह बाइलिंगुअल ही रहेगा। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, भिन्न भिन्न माध्यमों से अपवर्तन। मान लो ये यहाँ पे एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। ये कोई दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। और ये कोई तीसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ3। और ये फिर एयर आ गई, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, μ1। यहां से ये कोई रे इंसिडेंट होती, इंसिडेंट रे, तो ये है नॉर्मल। ये इस मीडियम से इस मीडियम में मूव कर रही है, तो ये अपने पाथ से डेविएट होगी। अगर ये डेंसर मीडियम है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अदरवाइज इट विल bends away from the normal. Let this medium is denser compared to this medium, then this ray will bend towards normal. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I1 मान लेता हूं, ये क्या मान लेता हूं, R1। जूम करूं थोड़ा, अब देखो, अब ये रे आ गई यहां पे। अब ये नॉर्मल है, ये एंगल भी क्या होगा, R1। ये R है तो Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ये R1 है तो ये कोण भी क्या होगा, R1 होगा। अगर इसको I2 मानोगे, फिर I2 बराबर R1 करोगे, इससे अच्छा है इसको क्या मान ले, पहले ही R1 मान ले। अब ये रे फिर डेविएट होगी, मान लिया ये एंगल है R2। कितने एंगल से डेविएट हो गई, R2 एंगल से डेविएट हो गई। अब देखिए, ये नॉर्मल रहा, ये नॉर्मल से फिर ये कहीं डेविएट हो जाएगी, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल है R2। और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। लास्ट कुछ क्लासों में शायद हमने एक क्लास में ये प्रूफ भी किया है, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी I1 हो गया। तो ये इंसिडेंट रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये इस पे इंसिडेंट हो रही है सेकेंड सरफेस पे, ये S1, ये सरफेस S2, ये सरफेस S3। अब मैं क्या करूंगा, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, कहां पे, S1 पे। S1 पे स्नेल्स लॉ क्या कैसे लगेगा, μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R1, μ2 साइन R1। यहां से क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन I1 साइन R1 μ2 1। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम इक्वेशन मैं कहां पे लगाऊंगा, सेकेंड सरफेस पे, S2 पे। S2 पे कैसे लगेगी, μ2 साइन R1, μ2 साइन R1 इज इक्वल टू μ3 साइन R2, μ3 साइन R2। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन R1 अपॉन साइन R2 इक्वल टू μ3 अपॉन μ2। और μ32 को हम क्या लिख सकते हैं, μ32। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, कहां पर, S3 पे। S3 पे स्नेल्स लॉ क्या लगेगा, μ3 साइन R2, μ3 साइन R2 इज इक्वल टू
μ1 साइन I1, यहां से क्या आ गया साइन R2 है ये साइन R2 अपॉन साइन I1 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, या हम इसको लिख सकते हैं μ1 2, ये 2 है। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है साइन I मल्टीप्लाइंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी साइन I अपॉन साइन I1 R1, इधर क्या है साइन R1 साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन R1। अब इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, μ21 इंटू μ32 इंटू μ12। ये देखो R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, साइन I1 से ये क्या हो गया साइन I1 है ये गलती से लिख दिया, ये देखो साइन I1 अपॉन R1, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R2 अपॉन साइन I1, यहाँ पे क्या आएगा जी I1, बाय मिस्टेक हमने इसको गलत लिख दिया, I1 से I1 कैंसिल। तो क्या इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई μ21 इंटू μ32 इंटू μ12 इज इक्वल टू 1। ये आपके लिए एक और रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, 3 का 2 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, इन सब का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन भी हमने क्या कर दी बेटा, गड़बड़ कर दी। ये देखो यहां देखो स्नेल्स लॉ μ3 है, ये देखो सरफेस थर्ड पे μ3 साइन R2 इक्वल टू μ1 साइन, तो यहाँ पे ये गड़बड़, यहां से फिर मिस्टेक कर ली, साइन μ3 μ1 अपॉन क्या था μ3, तो ये क्या आ गया μ13 आएगा, तो ये क्या आ गया μ13। यहां भी क्या आएगा μ13, बाकी तो ठीक है ना। साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, यहाँ पे क्या बनेगा साइन R1 अपॉन साइन R2 इक्वल टू μ3 अपॉन μ2, और यहाँ क्या बनेगा साइन R2 अपॉन साइन I1 इक्वल टू μ1 अपॉन μ3। अब एकदम सही है, तो μ21 इंटू μ32 इंटू μ13 इज इक्वल टू क्या है 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, 3 का 2 के रिस्पेक्ट में और 1 का 3 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है 1 होता है। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, μ21 अगर मैं लिखूं, μ32 को क्या लिख सकता हूं 1 बाय μ21 अपॉन में और μ13 अपॉन में। अब 13 को क्या लिख सकते हैं, या अपने ऐसे जानते हैं
2 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, μ1 2, ये हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो 1 2 को मैं क्या लिख दूं, μ12 अपॉन μ13, ये आ गया μ32 का एक नया फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट डेप्थ और एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। मान लो ये एक कंटेनर है, ये क्या है बेटा, एक कंटेनर है। इसमें कहां तक पानी भरा हुआ है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। इसके बॉटम यहां पर एयर है, एयर का RI मान लेते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और ये जो लिक्विड है इसका RI मान लेते हैं μ2। मान लिया एक पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी का अपवर्तनांक कितना मान लिया, μ2, और वायु का अपवर्तनांक कितना मान लिया, μ1। इस कंटेनर के पेंदे पर क्या रखा हुआ है, एक कॉइन रखा हुआ है, एक सिक्का रखा हुआ है। हम इस सिक्के को जब बाहर से देखेंगे तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम कितनी रेज की रिक्वायरमेंट है, 2 रेज की। तो एक रे गई ये एकदम सीधी नॉर्मल, बिना डेविएट के, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है, जब भी रे क्या जाती है, इंटरफेस के परपेंडिकुलर जाती है, तो वो बिना किसी भी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। एक रे उड़ गई, ये रही एक रे होगा, ये रे किधर जाएगी, ये रे बेंड होगी किस तरफ, ये रहा नॉर्मल। दिस रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, कैसे, ऐसे, ये दूर मुड़ गई। और प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहां से आप देख रहे हो, ये आपकी कातिलाना आंखें है, ये लो, ठीक है। तो आपको लगेगा ये रे कहां से आ रही है, ये रे आ रही है यहां से, और ये कॉइन आपको यहां दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो वास्तव में कॉइन कहां पड़ा था, इस डेप्थ पे पड़ा था, डी। ये डेप्थ है रियल डेप्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। और अब ये कॉइन आपको कितनी डेप्थ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है डी डैश पे, और ये डी डैश है, ये होती है एपरेंट डेप्थ, मतलब ये है आभासी गहराई। और ये कौन सी गहराई है, वास्तविक गहराई। मतलब ये जो फ्री सरफेस है, मुक्त तल से कॉइन आपको जितना गहराई पर दिखाई देता है, उस गहराई को क्या बोलते हैं, आभासी गहराई। और मुक्त सतह से वास्तव में कॉइन जितनी गहराई पर पड़ा है, उसे कहते हैं रियल डेप्थ या वास्तविक गहराई। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि ये वास्तव में कोई न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, कि अगर इतनी गहराई पर कॉइन रखा है तो उसकी ये एपरेंट डेप्थ बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए, ये एंगल क्या है, आई, ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, आर। ये आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। ये एंगल आई है तो ये आई है तो ये भी आई होगा, क्यों, जेड बन रहा है अल्टर वो एकांतर कोण। ये और ये दोनों रेज क्या है बेटा, पैरेलल है, और पैरेलल को कट कर रही है, ये आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर। तो ये एंगल भी क्या है, आर है। इनको नाम दे देता हूं ए बी सी डी। अब देखिए,
अपने क्या करते हैं, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। कहां पर? इस पॉइंट पे। तो स्नेल नियम से, स्नेल नियम क्या कहता है? म्यू 1 साइन आर, म्यू 1 साइन आर इक्वल टू म्यू 2 साइन आई। यहां से क्या कैलकुलेट हो गया? साइन आर। अब देखिए साइन क्या होता है? साइन होता है LALKKA, साइन लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो एंगल के सामने जो होता है वो तो होता है परपेंडिकुलर। तो यहां देखिए, यहां साइन आर ये रहा, इस ट्राइंगल में देखिए BCD, किसमें? ट्राइंगल BCD। आर क्या है? जूम करूं? इस ट्राइंगल में देखिए साइन आर क्या होगा? साइन आर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर रहा CD और हाइपोटेनियस क्या रहा? BD। और सेम वे के अंदर मैं इस ट्राइंगल के अंदर किसमें ये किसमें कैलकुलेट किया? ट्राइंगल BCD। अब किसमें? ट्राइंगल ACD। साइन आई क्या बनेगा? साइन आई बनेगा CD अपॉन AD, CD अपॉन AD। अब देखिए यहां पे ये वैल्यूज पुट करते हैं। साइन आर क्या है? म्यू 1 CD अपॉन BD। म्यू 2 साइन आई कितना है? CD अपॉन AD। CD ने CD को क्या कर दिया? चौपड़ दिया। अब देखिए ये आ गया AD अपॉन BD इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। कहानी समझ आ गई? चाहे ऐसे कर लो, BD ऊपर ले जाओ, ये इधर ले आओ, एक ही बात है। चाहे ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, BD अपॉन AD पड़ा ही है, ये इधर ले गया और ये आ गया म्यू 1 अपॉन म्यू 2। अब देखिए ये एक बात बताओ, ये एक सर्किल है, ये इसकी क्या है? रेडियस। तो ये भी क्या होगी? आ रही होगी, रेडियस होगी। अब देखो अगर ये आर है तो ये भी क्या है? आर। अगर मैं मान लूं ये ए है और ये सी है और ये पॉइंट क्या है? डी है। सी और डी बहुत पास पास है, तो ए सी और ए डी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए सी और ए डी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मान लिया सी और डी बहुत पास पास है, सी और डी बहुत पास पास है, ये दोनों की दोनों रेज कहां जा रही है? आंख के अंदर जा रही है। तो ये जूम किया हुआ डायग्राम है। तो ए सी और ए डी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ए सी बराबर होगा किसके? एडी के। सेम वे के अंदर बी सी बराबर होगा किसके? बीडी के। और ये कब लिख सकते हैं? जब सी और डी पॉइंट बहुत पास पास हो। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट इतना है मार्कर की, तो ये भी इतना ही होगा। ये हाइट आर है, तो ये हाइट भी कितनी जाने वाली है? आर।
बट ये कब इक्वल होगी, जब ये दोनों पॉइंट क्या हो, पास पास। अगर ये दोनों पॉइंट दूर होंगे तो ये देखो, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। ये लेंथ सेम तभी हो सकती है जब दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो बेटा, बहुत पास हो। तो हमने मान लिया पॉइंट सी और डी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वी कैन राइट दैट, हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी, और ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो बी डी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी डी की जगह हमने लिखेंगे बी सी, और ए डी की जगह क्या लिखेंगे, ए सी। ये आ गया म्यू वन अपॉन म्यू टू। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी ये है डी डैश, एपरेंट डेप्थ, और ए सी की वैल्यू क्या है, डी रियल डेप्थ। म्यू वन अपॉन म्यू टू। म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का। म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस लिक्विड का जिसमें कॉइन रखा हुआ है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में मैं अगर लिखूं तो डी डैश क्या आ गया बेटा, डी डैश आ गया म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू डी। यहां डी डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। डी क्या है, रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। और अगर मैं कहूं म्यू टू क्या है, आर आई ऑफ लिक्विड, द्रव का अपवर्तनांक। यहां हमने पानी लिया है तो पानी का अपवर्तनांक। और म्यू वन क्या है, वायु का अपवर्तनांक, या कुल मिला के कहूं यह सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, यह क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो डी डैश अपॉन डी इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा चार में से एक वैल्यू गायब कर देगा, तीन वैल्यू दे देगा। उस वैल्यू को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका एक न्यूमेरिकल हम सोल्व करके देखते हैं। ये देखिए, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। तो फॉर्मूला क्या है, डी डैश अपॉन डी इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, डी डैश अपॉन डी म्यू वन अपॉन म्यू टू। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट 12.5 सेंटीमीटर। एक ये टैंक है, ये 12.5 सेंटीमीटर तक पानी से भरा हुआ है। अब के ए निडल इज लेइंग एट द बॉटम ऑफ टैंक, यहां पर एक निडल पड़ी है, ये एक निडल पड़ी। इट इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ कितनी दे दी, 9.4 सेंटीमीटर। तो ये डी की वैल्यू है रियल, और ये यहां से इसकी एपरेंट डेप्थ डी डैश दे दी कितनी, 9.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है आर आई ऑफ वाटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डी डैश क्या होता है, डी डैश होता है डी म्यू वन अपॉन म्यू टू। हमें क्या पूछा है, हमसे म्यू टू पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिक्विड पूछा है। तो म्यू टू क्या आ जाएगा बेटा, म्यू टू आ जाएगा म्यू वन डी अपॉन डी डैश। म्यू वन कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब एयर है, इनटू डी कितना है, डी है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, और डी डैश कितना दिया हुआ है, 9.4। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो म्यू टू की वैल्यू वाटर की लगभग देखो 9.4 है, 1 पे जाएगा, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑलरेडी पता है
1.33 होता है तो वो आंसर वही आने वाला है। तो रटने का भी तो कोई फायदा निकालो ना। तो μ2 इक्वल टू क्या आ गया 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया हमारे पास, वाटर का कितना 1.33। ये एक आंसर आ गया। अब ये क्या कहता है, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ Ri 1.63। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, इतना। अब रिप्लेस कर दिया किससे, एक दूसरे लिक्विड से। मान लिया अब इसमें ये लिक्विड डाल दिया, इसका Ri कितना दे रखा है, इसका Ri दे रखा है 1.63। मतलब μ2 की वैल्यू अब की बार दे रखी है सेकंड केस में कितना 1.63। μ1 कितना है 1 है एयर के लिए। अप टू सेम हाइट मतलब इसी हाइट तक भर रखा है, तो किसकी वैल्यू दे दी, डी की। तो सीधी सी बात है, अब हमें एक ही चीज बची है, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी डैश। तो यहां से डी डैश क्या आएगा, डी डैश आएगा μ1 अपॉन μ2 इंटू डी। μ1 कितना है, μ1 है पुत्र 1, μ2 कितना है 1.63 और डी कितना है 12.5। तो ये डी डैश आ गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। जितना भी डी डैश आएगा वो आपके डी डैश की वैल्यू आ जाएगी। मान लिया अब ये डी डैश आ गया यहां पे, ये कम ही आएगा, 9 तो नहीं आएगा, 9 से क्या आने वाला है, कम ही आएगा। मान लिया 7.5 आ गया, मान लिया कितना आ गया 7.5 आ गया। अब देखिए पहले कितना था डी डैश 9.4, अब कितना आ गया 7.5, मान लिया 7.5 आ गया। जब आप यहां से देख रहे थे माइक्रोस्कोप से तो ये कितना था 9.4, ये मान लो माइक्रोस्कोप है, ये यहां से देख रहा था। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो माइक्रोस्कोप को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो कहता है कितनी डिस्टेंस माइक्रोस्कोप को मूव करानी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस मूव करानी पड़ेगी पहले वाला डी डैश में से बाद वाला डी डैश। मतलब पहले वाला डी डैश कितना था, पहले वाला डी डैश है 9.4, कितना है 9.4 में से ये जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप माइनस कर दोगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो इसने पूछा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो ये थे एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पे हमारे एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। इन पे हम चैप्टर खत्म होने के बाद में और ज्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, नीट लेवल के, जेई लेवल के लिए। तब तक बने रहे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया है। जय हिंद, जय भारत।